कैसे हो सभी? अरे कल जो समझाया कुछ समझ आया है? समझ आया है? ऊपर से ही गया? क्या चल रहा था कल? आज व्याकरण की शुरुआत करनी है? व्याकरण और व्याकरण किससे मिलके बना है? वी धन आ धन करण से। जब इसके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। थोड़ा सा समझाया था इसके बारे में कल, है? व्याकरण जो शब्द है तो वी और आ उपसर्ग के साथ करण का प्रयोग करने से बना है। वी का मतलब होता है विशेष, आ माने होता है तक, करण माने करना, विशेष करने तक। अर्थात व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, किसी भाषा का शुद्ध लेखन, किसी भाषा का शुद्ध प्रयोग कर पाते हैं। जब तक हमारी भाषा की व्याकरण नहीं होगी तब तक ना तो हम उसको शुद्ध लिख सकते, ना उसको हम शुद्ध बोल सकते। और जब शुद्ध लिख ही नहीं सकते और बोल ही नहीं सकते तो शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो व्याकरण के माध्यम से ही किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, लेखन और प्रयोग किया जाता है। तो पहले लिख लो, फिर इसकी परिभाषा लिखाता हूं, फिर समझना। आज कौन कौन आए नए? पहले दिन है जिनका आज, ठीक है। लिखो, छाप दो इसको। व्याकरण वी धन आ धन करण, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। छाप दिया? अगली लाइन से लिखो, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन या शुद्ध प्रयोग किया जाता है। शुद्ध प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी भाषा को, अर्थात किसी भाषा को भली भांति समझने के लिए, अर्थात किसी भाषा को भली भांति समझने के लिए उस भाषा का व्याकरण, उस भाषा का
व्याकरण सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित होना आवश्यक होता है। उस भाषा का व्याकरण सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित होना आवश्यक होता है। लिख दिया। व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक होता है वर्ण विचार, एक होता है शब्द विचार, और एक होता है वाक्य विचार। संपूर्ण हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? 3 भागों में। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहला लिखना वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है, किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, शब्द क्या होता है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले लिखो वर्ण विचार। वर्ण विचार। और वर्ण विचार में सबसे पहले क्या आ रहा है? वर्ण। क्या आ रहा है? वर्ण। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? वर्ण की। देखो, एक तो होता है वर्ण और एक क्या होती है? ध्वनि। अगर किसी वर्ण को मौखिक रूप दे देंगे तो, और किसी ध्वनि को लिखित रूप दे देंगे तो वर्ण का मौखिक रूप और ध्वनि का लिखित रूप। तो लिखो सबसे पहले वर्ण। और वर्ण में लिखो लिखित रूप से, वर्ण में लिखिए लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। जैसे जैसे क है, ख है, ज है, फ है, ल है इत्यादि। अब इनको समझने से पहले कुछ और बातें और समझो। देखो, एक होता है और, एक होता है तथा, एक होता है या, एक होता है अथवा, एक होता है आदि और एक होता है इत्यादि। इनका प्रयोग कहीं भी नहीं होता, सभी के प्रयोग का विशेष नियम होता है। जब और का प्रयोग हो जाए तब किसका प्रयोग किया जाता है? तथा का। कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है। कृष्ण बांसुरी बजाता है तथा राधा नाचती है, ये गलत हो जाएगा। कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है। जब और का प्रयोग हो जाए तब किसका करते? तथा ग्वाले गाय चराते हैं। तो तथा कब आया? और का प्रयोग होने पे। ये बात समझ आई? या अथवा। आप में से ग्रेजुएशन किन किन ने कर ली? जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली वो सुनना ध्यान से। जैसे आपने देखा होगा 3 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना होता था, तो पहला प्रश्न लिखा रहता, उसके बाद या, फिर दूसरा प्रश्न लिखा रहता, उसके बाद अथवा, फिर तीसरा प्रश्न।
इसका मतलब क्या हुआ, तीनों में से कोई एक करना है। तो या का प्रयोग होने के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, अथवा का। आप चाय लोगे या कॉफी अथवा सादा पानी, बताओ। तो या के बाद में क्या आया, अथवा आया। आप चाय लोगे या कॉफी अथवा सादा पानी, तो या का प्रयोग होने के बाद क्या आया, तीनों में से कोई एक। अब ये नहीं तीनों ले लो, या तो चाय मिलेगी या कॉफी मिलेगी अथवा सादा पानी, तो तीनों में से कोई एक। एक होता है आदि और एक, अगर दो उदाहरण आ रहे हैं तब तो क्या आएगा, आदि, और दो से ज्यादा होते ही इत्यादि। क्या आएगा, इत्यादि। जैसे फल फूल आदि और फल फूल मेवा मिष्टान्न इत्यादि। समझ आई ये बात। तो इसका ध्यान रखना, कहीं भी या, कहीं भी अथवा, कहीं भी और, कहीं भी तथा मत जोड़ना। हिंदी है ये, तो इसमें हर चीज का ध्यान रखना है। तो ये क्या है, वर्ण। क्या है ये, वर्ण। लिखो, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद कौन कौन से होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं, एक स्वर और एक। अब प्रत्येक स्वर वर्ण हो सकता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ण स्वर ही होगा या प्रत्येक वर्ण व्यंजन ही होगा, यह जरूरी नहीं होता। कैसे, मैंने कहा जैसे ए वर्ण है कि नहीं है, लेकिन ये व्यंजन है क्या। मैंने लिखा क वर्ण है कि नहीं है, ये स्वर है क्या। तो प्रत्येक स्वर वर्ण हो सकता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण हो सकता है। हर वर्ण स्वर ही हो या व्यंजन ही हो, यह आवश्यक नहीं होता। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। लिखो आगे, नोट लगा के लिखो, नोट, विशेष। नोट को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेष। और विशेष करके लिखो, विशेष। लिखो इसमें, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या था। तो लिखित तो वहां लिख दिया, ये केवल इतना लिख दो, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। आगे लिखो इसके बाद ध्वनि। आगे लिखो ध्वनि, और ध्वनि में लिखो मौखिक रूप से। ध्वनि में लिखो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लिख दिया। तो लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई और मौखिक रूप से, तो आगे लिखो वर्ण और ध्वनि में अंतर। वर्ण और ध्वनि में अंतर। और वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर होता है, समझना। मैंने एक शब्द लिखा कमल, मैंने एक शब्द लिखा कमल। अब इस कमल में ध्वनि कितनी आ रही है, कमल शब्द लिखा, और इस कमल शब्द में अगर हम ध्वनि की बात करें तो इसमें कितनी ध्वनि है, 3 ध्वनि।
कमल शब्द में ध्वनि की बात करी तो कितनी है? 3। कौन कौन सी? क म ल। तो ध्वनि तो 3 है, लेकिन कमल में जब हमने किसकी बात करी? सबको दिख रहा है? कमल में जब वर्णों की बात करी तो कमल में वर्ण कितने आए? 5। कौन कौन से? क, अ, म, अ, ल और ए। शब्दांत क्या रहा है? गिना जाएगा क्या? नहीं गिना जाएगा। यदि शब्द के अंत में ए आ जाए तो उसको गिना नहीं जाता, लेकिन इससे पहले आ जाए तो इसको गिना जाएगा। अगर नहीं गिनोगे तो, अगर क के बाद ए नहीं गिनोगे तो मैं तक पहुंचोगे क्या? और मैं के बाद में ए को नहीं गिनोगे तो ले तक पहुंचोगे क्या? और ले के बाद ए को नहीं गिनोगे तो कहीं जाना है क्या? नहीं जाना। तो इनको गिनना पड़ेगा, लेकिन अंत में ए नहीं गिना जाता। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 और मात्राओं की संख्या 10 होती है, और ए की कोई मात्रा होती नहीं है। अगर गिनेंगे नहीं तो अगले वर्ण तक पहुंचेंगे नहीं। मान लो जैसे मुझे यहां से कहां आना है? यहां आना है, तो किसके माध्यम से आऊंगा? कोई शक्तिमान तो हूं नहीं। किससे आऊंगा? सीढ़ियों से। और सीढ़ियों से आऊंगा तो अगर ये सीढ़ी नहीं होगी तो यहां तक पहुंच पाऊंगा क्या? ये सीढ़ी नहीं होगी तो यहां तक पहुंच पाऊंगा क्या? ये सीढ़ी नहीं होगी तो यहां तक पहुंच पाऊंगा क्या? और ये सीढ़ी नहीं होगी तो यहां तक पहुंच पाऊंगा क्या? और ये सीढ़ी नहीं भी होगी तो कोई समस्या आएगी क्या? लेकिन इनका होना आवश्यक था या नहीं था? इसका आवश्यक है क्या? तो अगर अंत में आए तो उसको गिना नहीं जाता। उससे पहले कोई भी आएगा, हर स्वर क्या होगा? गिना जाएगा। अब मान लो यहां कमल की जगह क्या होता? कमला होता, तो यहां पे वर्णों की संख्या कितनी हो जाती? 6 हो जाती। ऐसे एक प्रश्न पूछा गया था कि क्षत्रिय में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? किसमें? क्षत्रिय में। आप अच्छे से जानते हो प्रत्येक व्यंजन को किससे रहित करते हैं? स्वर से रहित, तभी तो वर्ण निकलेगा। अब क्षत्रिय में 6 किससे मिलके बनता है? कै और से पूरा होता है, इसलिए ए निकला। त्रय किससे मिलके बनता है? तय और रे में क्या आ रही है? ई। और यह में से क्या निकला? ए। क्षत्रिय। अब क्षत्रिय में कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 7। कितनी होगी? 7 वर्ण होंगे, क्योंकि शब्द के अंत में आने वाले ए को गिना जाएगा क्या? तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई? तो अगर आपसे वर्णों की संख्या पूछे तो अंत में आने वाले ए को कभी भी नहीं गिना जाता। तो ये बात समझ आई नहीं आई? तो अगर मैंने कमल को बोला तब तो क्या निकली? ध्वनि। और जब मैंने कमल को लिखा तब क्या आए? तो यही तो कहा था अभी आपने कि लिखित रूप क्या है? वर्ण। और मौखिक रूप? तो किसी वर्ण का लिखित रूप, किसी वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है, और किसी ध्वनि का लिखित रूप। बात समझ आई नहीं आई? तो जब मैंने कमल बोला, कमल, कितनी ध्वनि आई? जब लिखा कमल को तो कितने वर्ण आए? तो वर्ण और ध्वनि में अंतर समझ आ गया? छाप दो। छाप लो इसको जो कहते हो। ये छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझ लेना भी। आ जाएगा लिखवाराम, धीरे धीरे सब आएगा। तो जब हम बोलते हैं तो ध्वनि होती है और लिखते हैं तो
वर्ण होता है। पूजा, दूसरी क्लास जब लगेगी सूचना मिल जाएगी तुम्हें ना। छाप लिया? आगे लिखो शब्द, वर्ण ध्वनि, आगे लिख दो शब्द। हमने छाप दिया? लिखो शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द वर्णों का सार्थक समूह। समूह नहीं, समूह तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए? अर्थ के सहित सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह लिखो, और इसमें सार्थक को क्या कर देना? रेखांकित। लिखो, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर, अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर किसी सार्थक समूह का बोध कराते हैं, अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर किसी सार्थक समूह का बोध कराते हैं, शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। जैसे लिखो, मैंने लिखा क ल म, मिला के लिखा तो क्या बना? कलम। मैंने लिखा क म और ल, मिला के लिखा तो क्या बना? कमल। लेकिन इसी में मैं क्या लिख दूं? मकल। क्या लिख दिया? मकल। अब ये मकल शब्द हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? आपने लिखा कलम, इसका कोई ना कोई अर्थ है। आपने लिखा कमल, इसका भी अर्थ है। लेकिन देखो, इसमें कै भी आ रहा है, नहीं आ रहा? इसमें मैं भी आ रहा है, नहीं आ रहा? और इसमें ले भी आ रहा है, नहीं आ रहा? वही सेम वर्ण है, लेकिन ये क्यों नहीं है शब्द? क्योंकि इसका कोई सार्थक समूह नहीं है, इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं है। और जिसका पूर्ण अर्थ नहीं होता तो वो कैसा शब्द होता है? निरर्थक। तो वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द। क्यों? क्योंकि इस अकेले कै का कोई अर्थ है नहीं, इस अकेले ले का कोई अर्थ है नहीं, अकेले मैं का कोई अर्थ है क्या? नहीं। लेकिन जब ये सब मिले तो एक शब्द बना कलम। अब इसका अर्थ है कि नहीं है? तो अकेले वर्ण का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता। तो लिखो विशेष करके, विशेष, और विशेष करके लिखो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है। केवल भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ड, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो,
और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? शब्द होता है, क्योंकि अकेले वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ किसका होता है? शब्द का होता है। तो ये बात समझ आई? शब्द को कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? लिखो आगे वर्णमाला, आगे लिखो वर्णमाला। क्या होती है वर्णमाला? मैंने बहुत सारे फूल लिए और उनको एक जगह इकट्ठा करके रख दिया, तो क्या आप इसको फूलमाला कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। मैंने क्या किया? सुई और धागे के माध्यम से एक एक फूल को क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया। तो अब ये क्या बनी? तो इसे क्या कहेंगे? क्या होगी ये? फूलमाला। वर्णमाला थोड़ी होगी, फूलों की वर्णमाला थोड़ी बनेगी। तो जैसे हमने फूलों को व्यवस्थित किया तो क्या बनी? फूलमाला। वैसे ही वर्णों को जब व्यवस्थित करेंगे तो क्या बनेगी? तो लिखो वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। पहले क्या रेखांकित किया था और अब व्यवस्थित। वर्णों का सार्थक समूह और वर्णों का व्यवस्थित समूह, दोनों में अंतर समझना। ये सार्थक कैसे है? क के बाद में ले आता है क्या? नहीं आता। और ले के बाद में मैं आता है क्या? नहीं आता। तो यहां क के बाद में ले और ले के बाद में मैं आके क्या बन रहा है? कोई सार्थक रूप बन रहा है, इसलिए शब्द है। लेकिन मान लो मैंने कहा वर्णमाला, और वर्णमाला में मैंने लिख दिया ए के बाद में ई, आ के बाद में ओ, और फिर लिख दिया उ, ऐसे लिख दिया, तो क्या इसको वर्णमाला कह सकते हैं क्या? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये क्या नहीं है? व्यवस्थित नहीं है। तो वर्णमाला में तो कैसा समूह देखा जाएगा? व्यवस्थित। और शब्द में तो क के बाद में ख आना जरूरी है क्या? वहां नहीं है, लेकिन यहां तो जरूरी है। यहां क के बाद में क्या आएगा? छ, फिर क्या आएगा? ख। तो यहां पे आपको ख से पहले छ लिखना है, क्योंकि आपका जो अंतिम व्यंजन होता है वो है होता है। अब आप है ना यूकेजी, एलकेजी, पीकेजी, कौन कौन से केजी हैं उनमें नहीं पढ़ रहे, है ना, शिक्षक की तैयारी कर रहे हो। आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन क्या होता है, तो क्या उत्तर दोगे? है होता है। क्योंकि जो छ है ये किससे बनती है? तो ये किस में आएगा? छ किसमें? क वर्ग में। त्रय आएगा किसमें? तय वर्ग में। और आपका जो ज्या है वो किस में आएगा? च वर्ग में। तो छ, त्रय, ज्या ये किस में आएंगे? इन्हीं के वर्ग में। तो आपका अंतिम व्यंजन पूछेगा तो क्या होगा? है होगा। तो इसमें क्या देखा जाता है? व्यवस्थित समूह। तो कैसे होगा व्यवस्थित समूह? ए के बाद में क्या आएगा? आ। लघु ई के बाद में लघु ऊ के बाद, तो सभी स्वरों को, व्यंजनों को हम क्या लिख दें? व्यवस्थित। वो क्या कहलाएगी? तो वर्णमाला में क्या देखा जाता है? व्यवस्थित समूह। और शब्द में क्या देखा जाता है? दोनों में अंतर समझ आ गया? तो पूछेगा कि अगर वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है, और विकल्प में दे देगा शब्द, वाक्यांश, वर्णमाला,
या फिर पूछेगा वाक्य, तो क्या होगा? वर्णमाला। और वर्णों का सार्थक समूह शब्द। दोनों में अंतर समझ आ गया? रेखांकित कर देना व्यवस्थित समूह को। आगे लिखो इसके बाद में वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या लिखी थी? वर्णों का सार्थक समूह शब्द। और शब्दों का सार्थक समूह, तो लिखो शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात, और अर्थात में तय कैसा होता है? हलंत होता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है। अब राधा और कृष्ण, इनके बहुत आएंगे उदाहरण। जितनी बसंती भी नहीं नाची होगी उससे ज्यादा राधा नाचेगी। कृष्ण बांसुरी बजाता है। कृष्ण बांसुरी बजाता है। राधा नाचती है। कोई बसंती थोड़ी है जो हर किसी की बांसुरी पे नाच ले। राधा है, केवल किसकी बांसुरी पे नाचेगी? कृष्ण की पे। तो कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा नाचती है। अब ये वाक्य है या वाक्यांश? वाक्य। क्यों? क्योंकि पूरे अर्थ का बोध हो रहा है। अगर मैं इसको कैसे लिख देता, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, तो ये वाक्य होता है या वाक्यांश? वाक्यांश, क्योंकि पूरे अर्थ का बोध हुआ। क्या बताना पड़ेगा फिर क्या हुआ? राधा। अब इसको मैं लिख दूं, यदि राधा नाचती, तो वाक्य होता है या वाक्यांश? क्योंकि पूरे अर्थ का बोध हुआ। क्या? नहीं। अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती, अब क्या हो गया? पूरे अर्थ का बोध हुआ, नहीं हुआ? अब क्या हो गया? वाक्य हो गया। तो कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा नाचती है। कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा नाचती है, पूरे अर्थ का बोध करा रहे। लेकिन मैं केवल लिखता यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, यदि राधा नाचती, फिर ये क्या हो जाते? वाक्यांश। बात समझ आ गई? तो नोट लगाओ, विशेष। विशेष करके लिखो, और विशेष करके लिखो भावार्थ के आधार पर। विशेष करके लिखो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वाक्य होता है। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य क्यों होता है?
क्योंकि अकेले शब्द का कोई भाव निकलता है क्या? नहीं निकलता। मान लो मैं केवल कृष्ण लिख दूं, कृष्ण, तो इसका कोई भाव निकलेगा क्या? मैं केवल राधा लिख दूं तो इसका कोई भाव निकलेगा क्या? लेकिन मैंने लिखा कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा नाचती है, तो यहां कृष्ण के बांसुरी बजाने का भाव आ रहा है और राधा के नाचने का भाव आ रहा है। तो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है। आगे लिखो वाक्यांश। आगे लिखो वाक्यांश। क्या होता है वाक्यांश? वाक्य धन अंश। नाम से नहीं पता लग रहा क्या? वाक्य का क्या है? एक अंश। अंश मतलब हिस्सा या भाग है। तो पूरा वाक्य है क्या? नहीं, उसका एक भाग है, उसका एक हिस्सा है। इसका मतलब इसका पूरा अर्थ नहीं होगा। तो लिखो वाक्यांश। और वाक्यांश में लिखो जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं, परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं, परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते हैं, वाक्यांश कहलाता है। वाक्यांश कहलाता है। वाक्यांश कहलाता है। जैसे ईश्वर में विश्वास किया जाता है या ईश्वर पर? ईश्वर पर विश्वास करने वाला। अब ये वाक्य है या वाक्यांश है? पूरे अर्थ का बोध नहीं हो रहा, फिर कब होगा? ईश्वर पर विश्वास करने वाला आस्तिक होता है। अब क्या हो गया? वाक्य हो गया। और मैंने कहा केवल ईश्वर पर विश्वास करने वाला, क्या हुआ? वाक्यांश। धर्म में आस्था रखने वाला वाक्य है या वाक्यांश? वाक्यांश। धर्म में आस्था रखने वाला धार्मिक होता है। अब क्या हो गया? वाक्य हो गया। लिखो धर्म में आस्था रखने वाला, और लिखो जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अब ये वाक्य है या वाक्यांश? जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो अद्वितीय होता है। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं, परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाए, क्या कहलाता है? वाक्यांश। तो वाक्य और वाक्यांश में अंतर समझ आया? जब दो या दो से अधिक शब्द मिले और पूरे अर्थ का बोध करा दें, तब तो क्या है? और जब पूरे अर्थ का बोध नहीं हो रहा हो, वाक्यांश। क्लियर है? लिखो आगे। पद इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, लिखना मत। केवल पद लिख के पेन कॉपी थोड़ी देर बंद कर दो और यहां ध्यान दो पूरा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पद। पद क्या होता है? पद किसे कहते हैं? पद। तो एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। ये आपका मकान है और ये पड़ोसियों के मकान है। अब आपका मकान है, थर्ड ग्रेड टीचर बनोगे तो मकान ही बनेगा जीवन में एक तुमसे डंका सा, क्योंकि मास्टर सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देते हैं?
मकान बनाने पे। लेकिन तुम्हारी तो तनख्वाह जब तक खूब हो जाएगी, ₹1,00,000 महीने, 2 साल की तो समस्या है, और 2 साल बाद तो लाख तक पहुंच लेगी जब तक। तो ये किसका मकान है? आपका। और ये किसके मकान है? पूरी परिभाषा इससे जोड़ के बता रहा हूं पद की, ये समझ आ गई तो वो अपने आप समझ आ जाएगा। ये आपका मकान है, ये पड़ोसियों के मकान है। अब मैं अभी तो यूं नहीं कह सकता कि कभी गलती से मैं आपके घर आ जाऊं तो चाय की तो पूछोगे, बहुत से तो छुपेंगे कि सर जी को चाय और पिलानी पड़ जाए। अब देखो, ये आपका मकान, ये पड़ोसियों के मकान। आपके घर कोई मेहमान आया, कोई अतिथि आया, तो कम से कम चाय पानी की तो पूछोगे नहीं पूछोगे? पूछोगे। और आपके घर में क्या खत्म हो गई है? शक्कर, जिसको आप क्या कहते हो? चीनी भाषा में चीनी। चाय, चीनी, चीकू, लीची, चाउमीन, सब चीनी भाषा के शब्द हैं। अब शक्कर खत्म हो गई तो अतिथि जो मेहमान आया है, ऐसे कहोगे कि मेहमान साहब आज हमारे घर में शक्कर खत्म हो गई है, फिर कभी आना, ऐसे कहोगे क्या? क्या करोगे? पड़ोसी के घर जाओगे। बस यही समस्या बढ़ जाती है। अब आपके घर शक्कर खत्म हो गई तो आप कहां गए? पड़ोसी के घर। और पड़ोसी के घर कुछ भी खत्म होगा वो कहां आएगा? आपके यहां। और आने जाने से क्या बनेंगे? रिश्ते बनेंगे। और उन रिश्तों को कोई ना कोई नाम दोगे या ऐसे कहोगे ओए पड़ोसी, ऐसे कहोगे क्या? नहीं। अगर बराबर की उम्र का है तो भाई, उसकी लुगाई है तो भाभी, थोड़ा सा उम्र में ज्यादा है आंटी, पापा की उम्र के बराबर का है तो अंकल, उम्र थोड़ी सी ज्यादा है तो दादा या दादी, और कोई कोई तो पड़ोस से ही लेके भाग जाता है, तो वो भी रिश्ता बना नहीं बना? तो उसको भी क्या दोगे? कोई ना कोई नाम दोगे, नहीं दोगे? या जीवन भर ऐसे कहते रहोगे आ पड़ोसिन है? तो लुगाई बनिए तो नाम तो दोगे। आने जाने से क्या बने? रिश्ते बने। और रिश्तों को कोई ना कोई नाम दिया, नहीं दिया? वो यही सेम कहानी किसकी होती है? पद की होती है। एक वाक्य लिख रहा हूं, उससे समझ लेना, एक बार में ही समझ आ जाएगा। मैंने लिखा मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। पद की परिभाषा लिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो मैंने शब्द ले लिया पुस्तक, और पुस्तक में बता रहा हूं जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ क्या हो जाए? संबंध स्थापित हो जाए, और उसको क्या मिल जाए? व्याकरणिक रूप मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब पुस्तक क्या है? पद है। कौन सा पद है? तो क्या पढ़ता है, क्या का उत्तर आ जाए तो कर्म होता है, और कौन का उत्तर आ जाए तो कर्ता होता है। अब ये क्या हो गया? पद कर्ता। अब पुस्तक की जगह मोहन पे समझ लो, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब आप एक बात बताइए, पुस्तक का संबंध मोहन से नहीं है क्या? पुस्तक का संबंध पढ़ता है से नहीं है क्या? मोहन का संबंध पुस्तक से नहीं है क्या? मोहन का संबंध पढ़ता है से नहीं है क्या? तो आपस में एक दूसरे से संबंध है कि नहीं? तो जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए और उसे क्या मिल जाए? व्याकरणिक रूप, वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो मोहन क्या हो गया? पद कर्ता। पुस्तक क्या हो गई? पद कर्म। और पढ़ता है क्या हो गया? तो बात समझ आई नहीं आई? फिर शब्द और पद में क्या अंतर है? मान लो मैं कह देता शब्द, तो फिर शब्द और पद में क्या अंतर है? अगर अकेला मोहन आ जाए, अब ये मोहन क्या होगा? शब्द होगा। और जब यही मोहन किस में प्रयोग हो जाए? वाक्य में, क्या कहलाएगा? पद। तो शब्द और पद में अंतर समझ आया? यदि कोई शब्द अकेला आएगा तो वो शब्द होगा, जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्लियर है? तो लिखो पद, और पद में लिखो जब किसी शब्द को
वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए तथा उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाए तो वह पद कहलाता है। जैसे लिख दो इसी को, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, छाप दो। समझ आया? तो नीचे विशेष करके लिखो। नीचे लिखना शब्द और पद में अंतर। स्पीड ज्यादा तो नहीं है तो बता तो दिया करो। एंड में ही बताओगे? एंड में क्या मिलेगा तुम्हें? हैं? बता तो दिया करो स्पीड थोड़ा, क्योंकि ये वर्ड विचार आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए थोड़ा जल्दी ले रहा हूं मैं इसको। संधि से बहुत धीरे चलेंगे, बहुत ज्यादा धीरे। छाप दिया? विशेष करके लिखो, विशेष, और विशेष करके लिखो। जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है, जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द होता है। जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाता है तो वह शब्द होता है। लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। पद कहलाता है। तो अकेला कोई शब्द आ रहा है तो वो क्या है? शब्द है। लेकिन जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग हो रहा है क्या कहलाएगा? तो शब्द में और पद में अंतर समझ आ गया? अकेला है तो शब्द है, वाक्य में प्रयोग हो गया तो पद है। क्लियर है? आगे लिखो, हल या हलंत। हल या हलंत। और हल या हलंत क्या होता है? किसको कहते हैं हल या हलंत? देखो, तीन हल होते हैं। एक तो आप गणित में हल करते हो, जिसको आप क्या कहते हो? सॉल्यूशन। एक हल क्या होता है? किसान का या बलराम का हथियार होता है। बलराम का हथियार और किसान का औजार हल होता है। और एक हल क्या होता है? हल या हलंत वाला। प्रत्येक व्यंजन वर्ण किसके सहयोग से बोला जाता है? स्वर के सहयोग से।
अब जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर देते हैं तो वह व्यंजन कैसा हो जाता है? अधूरा हो जाता है। और इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए उसके नीचे क्या खींचते हैं? तिरछी रेखा। लेकिन तिरछी रेखा किस ओर? सीधे हाथ की ओर। तब तो क्या है? हले हलन। और यही किधर खींच दी जाए? उल्टे हाथ की ओर। फिर ये क्या बन जाता है? रे। ठीक है ना? तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण को किसके सहयोग से बोला जाता है? स्वर के सहयोग से। जब व्यंजन में से स्वर को अलग करते हैं तो वह व्यंजन कैसा हो जाता है? अधूरा। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए इसके नीचे क्या खींची? तिरछी रेखा। यही तिरछी रेखा क्या कहलाती है? हल या हलंत। लिखो, हल या हलंत। प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के सहयोग से बोला जाता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के सहयोग से बोला जाता है। जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाता है, जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाता है तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है। तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है। इस अधूरेपन को लिख दिया वहां तक। प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के सहयोग से बोला जाता है। जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर देते हैं तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए, इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजन के नीचे, व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है। व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है। उसे ही हल या हलंत कहते हैं। उसे ही हल या हलंत कहते हैं। लिख दिया। जैसे कै में से ए निकला तो कै कैसा हुआ? अधूरा। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए इसके नीचे क्या खींची? तिरछी रेखा। यही तिरछी रेखा क्या कहलाती है? हल या हलंत। कै में से ई निकाली तो कै कैसा हुआ? अधूरा। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए इसके नीचे क्या खींची? तिरछी रेखा। यही क्या है? हल या हलंत। मान लो मैंने लिख दिया पे। अब पे में से क्या निकला? ए। तो पे कैसा हो गया? अधूरा। अधूरेपन को दर्शाने के लिए इसके नीचे क्या खींची? तिरछी रेखा। यही तिरछी रेखा क्या कहलाती है? हल या हलंत कहलाती है। ये बात समझ आई नहीं आई है? तो प्रत्येक व्यंजन को किसके सहयोग से बोलते हैं? स्वर के। और जब व्यंजन में से स्वर को अलग करते हैं तो वो कैसा होता है? अधूरा। और इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए उसके नीचे क्या खींचते हैं? तिरछी रेखा। किस ओर? सीधे हाथ की ओर, दाएं ओर। तो वो ही क्या होता है? हल या हलंत। समझ आ गया? तो ये कुछ छोटी मोटी सी परिभाषाएं थी, हल या हलंत, इसके अलावा आपके शब्द की, वाक्य की, पद की। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है। अब लिख दो सीधा स्वर। और स्वर और व्यंजन की परिभाषा में केवल एक ही अंतर आता है, वो किसका? नहीं का। यदि स्वर की परिभाषा में नहीं जोड़ देंगे तो व्यंजन की परिभाषा बन जाएगी, और व्यंजन की परिभाषा में नहीं जोड़ देंगे तो स्वर की परिभाषा बन जाएगी। तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा में किसका अंतर आता है? नहीं का। कैसे? मैंने कहा वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, स्वर, और होती है व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर,
और स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। अब एक तीसरी परिभाषा, हम जो कुछ भी बोलते हैं उसमें सबसे पहले कौन सक्रिय होते हैं? फेफड़े। क्या काम होता है फेफड़ों का? अंदर की हवा को बाहर फेंकना और बाहर की हवा को अंदर खींचना। जिसके फेफड़े खराब हो जाते हैं उसको किसकी समस्या होती है? श्वास की, दमा की। फिर वो एक पंप सी लेके घूमते रहते, नहीं रहते, फिर उससे पंप देते रहते। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को, वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को, वाग यंत्र किसको कहते हैं? वाक माने वाणी और यंत्र माने साधन। और वाणी के साधन क्या होते हैं? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, जीवा है, काकल्य है, नासिका है। ये सब क्या है? वाणी के साधन। तो वाणी के साधन, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को, अवयव क्या होता है? साधन। तो वाग यंत्र के किसी अवयव को अगर स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए तो, और स्पर्श करके बाहर निकले तो जिसमें स्पर्श नहीं होता स्वर और स्पर्श होता है व्यंजन, किसका अंतर आया? नहीं का। हमने अभी 3 परिभाषाएं बोली और तीनों परिभाषाओं में अंतर केवल किसका आया? नहीं का। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती और होती है स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होने वाली ध्वनियां, वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकले तो, और स्पर्श करके बाहर निकले तो अंतर केवल किसका आया? तो स्वर की परिभाषा में नहीं जोड़ देंगे तो व्यंजन की, और व्यंजन की परिभाषा में नहीं जोड़ देंगे तो स्वर की। तो लिखो स्वर की परिभाषा, स्वर, और स्वर में लिखो। तो स्वर को वर्ण कह सकते नहीं कह सकते? कह सकते। तो लिखो वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात स्वतंत्र रूप से, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। अब तो स्पीड नहीं लग रही ज्यादा, लिखो आगे, अथवा करके लिखो, अथवा, और अथवा करके लिखिए। वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा, फेफड़े लिखूं क्या? लिख लोगे? वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को, वाग यंत्र के किसी अवयव को
अवयव का मतलब क्या होता है? साधन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है, स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। लिख दिया? लिखो आगे। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं 11 स्वर? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। हालांकि री को हटाने का पूरा प्रयास चल रहा है, बहुत जल्दी री हट भी जाएगी, लेकिन जब तक हट नहीं रही तब तक स्वरों की संख्या 11 करनी है। अब अपनी मर्जी से ही मत कर देना 10 कि सर ने उस समय बताई थी, ये तो 3-4 महीने पहले की बात थी, हो सकता है अब तक हट गई होगी, और कर दो 10। तो जब तक नहीं हट रही तब तक 11 ही है, हटेगी तो आपको अपने आप पता लग जाएगी। ठीक है? हाँ, तो अपनी मर्जी से मत हटा देना। क्यों हटाया जा रहा है री को? क्योंकि हिंदी में जब री का उच्चारण करते तो क्या करते? रैपई। और ये जो री है इसको हम जबरदस्ती ढो रहे हैं हिंदी में, क्योंकि री से युक्त कोई भी शब्द होगा वो संस्कृत का ही होगा, हिंदी का नहीं हो सकता। क्योंकि री का नियम किसका होता है? संस्कृत का, हिंदी का नहीं होता। हिंदी में री का उच्चारण रैपे ई लिख के किया जाता है, इसलिए इसको जबरदस्ती से ढो रहे हैं, इसीलिए इसको हटाने का प्रयास चल रहा है। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 10। तो लिखो मात्राएं। और मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और मात्राओं की संख्या 10, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। दीर्घ आ की होती है, लघु ई की होती है, दीर्घ ई की होती है, लघु ऊ की होती है, दीर्घ ऊ की होती है, री की है, ए की है, आई की होती है, ओ की होती है और औ की भी होती है। लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती। बाकी सभी स्वरों की मात्राएं हैं, लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती। तो स्वरों की संख्या 11 और मात्राओं की 10, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। छाप दो। इसके आगे लिखना व्यंजन। व्यंजन पेपर में जो सबसे ज्यादा प्रश्न गलत होते हैं वो सरल होते हैं। आपने रीट दिया होगा बहुतों ने, तो आपके जो सबसे ज्यादा प्रश्न गलत हुए वो सरल हुए होंगे, जो तुम्हें आते थे। कठिन में तो कई लोग तुक्का मार के आए होंगे, वो भी सही निकल गया होगा, है ना, लेकिन सरल गलत हुए। और सरल गलत क्यों होते हैं, इसका क्या कारण होता है? सरल गलत इसलिए होते हैं आप रट के पढ़ते हो। कैसे पढ़ते हो? रट के। और रट के कितना भी पढ़ लेना, जीवन में सिलेक्शन नहीं हो सकता। समझ के पढ़ना पड़ेगा। कैसे? समझ के।
वह सिलेक्शन में केवल पढ़ना कोई महत्व नहीं रखता। आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया था, जो बेचारे रात और दिन एक कर देते हैं, और इसका एक सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण तुम्हारी रीट ही है। जो 2-2 साल से लग रहे थे तैयारी में, उनके तो नंबर निकल रहे हैं 110, 112, 115, और जो पूरी साल मस्ती करी और रीट की डेट आ गई और 3 महीने जिन्होंने तैयारी करी, उनके नंबर निकल रहे हैं 125, 130, 132। ऐसा है कि नहीं है? इसका कारण क्या है? क्योंकि कई चीज होती हैं। सिलेक्शन केवल पढ़ने से नहीं होता, सिलेक्शन होता है रणनीति से। एक होता है स्मार्ट पढ़ना और एक होता है वजन लाद के पढ़ना। एक घोड़ा बन के पढ़ना और एक गधा बन के पढ़ना। पढ़ने के लिए 20 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे नहीं होते। पढ़ने के लिए आप अगर रेगुलर 4 घंटे निकाल रहे हो तो आप आईएएस का भी पेपर निकाल सकते हो। टीना डाबी का इंटरव्यू सुना था आपने? क्या कहती थी? मैं डेली 2 घंटे पढ़ती बस। आप जो 16 घंटे पढ़ने की बात करते हो वो पढ़ाई नहीं कहते, उसको रिवीजन कहते हैं। आपने सब कुछ पढ़ लिया, उस पढ़े हुए को क्या कर रहे हो? रिवीजन कर रहे हो। तो आपको समस्या आएगी क्या पढ़ने में? नहीं आएगी। आप पहली बार किसी चीज को पढ़ोगे और एक साथ उसको आप 8 घंटे पढ़ोगे तो आपको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बैठना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपने सब कुछ पढ़ लिया और पढ़े हुए को आप रिवीजन कर रहे हो तो 8 नहीं 16 घंटे भी पढ़ोगे तो आप पढ़ सकते हो। आप क्या करते हो? अभी तो देखो कुछ नहीं, आप तो चलो फिर भी बहुत पहले आ गए। अभी तो लोग जब रीट की डेट आ जाएगी उससे 2 महीने पहले आएंगे कोचिंग करने, बिल्कुल उसी टाइम पे। तो उस समय पढ़ने से कोई मतलब निकलेगा क्या? आपको पहले सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, फिर उसका रिवीजन करना चाहिए, उससे होता है सिलेक्शन। कोई भी सिलेक्शन वो लंबी तैयारी मांगता है। लंबी तैयारी मतलब कम से कम 6 महीने की तैयारी। लेकिन इस बार क्या हुआ था रीट में? उल्टा हुआ था, क्योंकि सरल प्रश्न दे दिए थे और प्रश्नों का स्तर सरल है तो जो अभी ताजा पढ़ेगा वो याद रहेगा, और कठिन के लिए लंबी तैयारी चाहिए, गहराई में जाके पढ़ना पड़ता है। क्या वजह है कि सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं? देखो, आप बचपन से बहुत सारी चीज पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज तक मुझे जैसे व्यंजन ही के ऊपर ले लिया। एक होता है व्यंजन और एक क्या होता है? व्यंजन। एक क्या होता है? व्यंजन, और एक क्या होता है? व्यंजन। ये शब्द पहली बार सुने या पहले भी सुन रखे थे? पहले भी सुन रखे थे। तो क्या होता है व्यंजन और क्या होता है व्यंजन? मैं आपको 20 शब्द ऐसे बता रहा हूं, उन शब्दों के बाद आपको पता लग जाएगा कि सिलेक्शन होता कैसे है। कभी भी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, केवल पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता तो मैं पहले ही कह चुका हूं, ऐसे ऐसे लोग पढ़े जो महीने में एक बार नहाते हैं और 3 दिन में एक बार जाते हैं, उनका कभी सिलेक्शन होता है क्या? कभी नहीं होता, उनका जीवन इसी में चला जाता है। तो केवल पढ़ने से नहीं होता। आप लोगों के बीच में ही ऐसे कितने सारे उदाहरण होंगे जो आपके मित्र मंडली में होंगे जो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, थोड़ा बहुत पढ़ते, सारा दिन मस्ती करते और उनका सिलेक्शन हो गया। और ऐसे भी बहुत मित्र होंगे जिनका जीवन केवल किताबों में ही निकल गया। वो दिखते ईद का जो चांद होता है ना, उसकी तरह ही दिखते, उनका कभी सिलेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? क्योंकि कभी भी सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता, रणनीति से होता है। जिसको रणनीति आ जाती है सिलेक्शन की, वो कोई भी एग्जाम देता है, हर एग्जाम में क्या हो जाता है? पास होता है। देखा होगा आपने, जिसका सिलेक्शन होता है तो सब में होता है और नहीं होता तो किसी में भी नहीं होता। होता है नहीं होता ऐसा? उसका कारण क्या है? उसे समझ आ गया कि सिलेक्शन की रणनीति क्या होती है, और जिसे सिलेक्शन की रणनीति समझ आ जाती है उसको सिलेक्शन लेना कोई कठिन काम नहीं होता। एक लिखा मैंने व्यंजन और एक क्या लिखा? व्यंजन। आप व्यंजन का मतलब क्या है? आप क्या खाते हो? पकवान। और एक कौन सा व्यंजन होता है? स्वर और व्यंजन। तो ये क्या आ रहा है? पसीने की बूंद। पसीने की बूंद क्यों आई? क्योंकि आप तेल के पकवान खाओगे तो पसीना आएगा नहीं आएगा? और जैसे ही आपने क्या चला दिया? पंखा, पसीने की बूंद गायब हो गई नहीं हो गई? तो पंखा चलेगा तो पसीने की बूंद आएगी क्या? और पसीने की बूंद कब आएगी? जब पकवान खाओगे। तो व्यंजन का मतलब क्या होता है? पकवान। और व्यंजन माने
पंखा। बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो, एक क्या होता है दंश और एक क्या होता है दंश। एक में से कैसा है जुड़ा हुआ और एक में कैसा है अलग। दोनों शब्द आज पहली बार सुने हैं क्या? नहीं सुने, खूब पढ़े। एक का मतलब होता है चुभन और एक का अर्थ होता है डंक। अब समस्या आती है किसका अर्थ क्या है। अब किसका अर्थ क्या है, कैसे ध्यान रहेगा? इसमें से जुड़ रहा है या अलग है, और इसमें से कैसा है अलग। जुड़ के क्या लगता है डंक, अलग होने पे क्या होती है चुभन। तो दंश माने डंक और दंश माने चुभन। आगे ध्यान दो, मैंने लिखा, जैसे कई बार आप प्रयोग करते रहते हो, एक होता है विपण, एक होता है विपणे और एक होता है विपणी। विपण माने क्या होता है बाजार, विपण माने क्या होता है बाजार। बाजार में छोटी होती है दुकान, बाजार में छोटी क्या है और बड़ी क्या होती है दुकानदार, बड़ी क्या होती है दुकानदार। विपण माने बाजार में छोटी और बड़ी। याद हो रहा है नहीं हो रहा? अब इनको मैं केवल शब्द के अर्थ लिखा दूं तो याद रहेंगे क्या? क्लास से निकलते ही भूल जाओगे। अब आगे समझो, एक होता है तरणे, एक क्या होता है तरणी और एक क्या होता है तरुणी। छोटी क्या है, छोटी का मतलब होता है सूर्य। हम पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य कैसा दिखता है छोटा, और पृथ्वी से बड़ी क्या दिखती है नाव। तरुण माने युवक और तरुणी माने युवती। सही लिखा है क्या? है युवती सही लिखा है क्या? कौन सा युवती सही है, ये वाला या ये कौन कौन बता रहे, एक बार हाथ खड़े करना। कोई नहीं बता रहा। और ये 4 हाथ खड़े हो रहे हैं और उनमें भी डर डर के खड़े कर रहे हैं। यही तो चीज है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। जीवन में दोबारा कभी नहीं भूलोगे कुछ भी। जिस चीज को मैंने बोर्ड पे लिख दिया जीवन भर के लिए दिमाग में स्थायी छप जाएगी। पेपर कभी भी हो, हर चीज बोर्ड पे छपी हुई दिमाग पे स्थायी छपेगी, क्योंकि मैं कभी भी रटाता नहीं, केवल समझाता हूं। युवती में कभी भी लघु ही नहीं आती। महिला के अर्थ का बोध हो जाए, छोटे का उम्मीद मत रखना। होनी क्या चाहिए भारतीय महिला, विदेशी नहीं। 5 मिनट बाद पति बदल जाता है उसका। तो महिला कैसी होनी चाहिए भारतीय। भारतीय महिला का कोई भी पर्यायवाची आ जाए, उसके अंत में ना तो लघु ए आ सकता, ना लघु ई आ सकती और ना लघु ऊ आ सकता। दीर्घ आ ही आएगा, दीर्घ ई ही आएगी, दीर्घ ऊ ही आएगा। कोई भी उदाहरण ले लो, लेकिन महिला कौन सी होनी चाहिए भारतीय महिला। औरत शब्द किसका है फारसी भाषा का। औरत, औरत शब्द किसका है फारसी भाषा का है। तो इसके अंत में ए आ रहा है नहीं आ रहा, क्यों विदेशी है। महिला कौन सी होनी चाहिए भारतीय। कोई भी उदाहरण ले लो आप, सिंगल ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिसके अंत में ए आ जाए, लघु ई आ जाए या लघु ऊ आ जाए। दीर्घ आ ही आएगा, दीर्घ ई ही आएगी, दीर्घ ऊ ही आएगा। जब मैं पर्यायवाची पढ़ाता हूं महिला के तो कई बार मुझे ऐसा आभास होता है जैसे पर्यायवाची लिखने वाले की लुगाई लठ लेके साथ बैठी थी और उसको बोला था कि जो भी लिखे उसके अंत में बड़ा ही बनाना, चाहे आ आए, चाहे ई आए, चाहे ऊ आए। कोई भी उदाहरण ले लो। मान लो मैंने लिखा नारी, कैसी ई आई। मैंने लिखा स्त्री, मैंने लिखा पत्नी, मैंने लिखा अर्धांगिनी, मैंने कहा सहधर्मिणी, मैंने क्या लिखा। अब देखो उसने लिखा तो था बला, लट दिया दिखा के सीधा क्या जुड़वा लिया मतलब अबला। अबला आगे देखो वधु, और वधु में कैसा आएगा लघु आ सकता है क्या। महिला है लघु आ जाए संभावना है क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसके आते घर के सारे नियम कानून कायदे बदल जाएं वो छोटी हो सकती है क्या।
तो उसका ऊ छोटा हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। मेरी एक भी बात को दिल पे और दिमाग पे मत लेना, केवल समझने पे लेना। मेरा कभी भी मकसद नहीं होता महिला का विरोध करना या उसकी बेइज्जती करना। ये सारी बातें दिमाग में ऐसे छप जाएंगी जैसे कि मैं परीक्षा हॉल में साथ बैठ के बता रहा हूं। स्थायी याद रहेगा, जीवन भर नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। इस वजह से मैं थोड़ा सा इन चीजों को बताता हूं, क्योंकि अभी जब आप बहुत सारी चीज पढ़ोगे, अभी जैसे मैं आपको एक बताऊंगा दयालु, एक पढ़ाऊंगा मैं ईर्ष्यालु प्रत्येश में, और एक पढ़ाऊंगा मैं झगड़ालू। दयालु में ऊ कैसा आया और ईर्ष्यालु में ऊ कैसा आया, लेकिन झगड़ालू में ऊ कैसा आया? क्योंकि झगड़ालू कौन होती हैं, तो ऊ कैसा आया? बड़ा आया, नहीं आया? अरे तो कोई भी देख लो, महाभारत हो चाहे रामायण हो, किसके पीछे? महिलाओं के। तो अंत में ऊ आए, ई आए या आ आए, कैसा आएगा? दीर्घ आएगा। छोटे की उम्मीद भी बिल्कुल मत करना। अब मुझे एक भी पर्यायवाची महिला का ऐसा बता दो जिसके अंत में लघु ए या लघु ई या लघु ऊ आ रहा हो, है क्या? होता ही नहीं है। शब्दांत दीर्घ आई आएगा, दीर्घ ई ही आएगी, दीर्घ ऊ ही आएगा। तो युवती में ई लघु आ सकती है क्या? कैसी आएगी? याद रहेगा? भूलोगे? कभी भूल सकते हो क्या? नहीं भूलोगे। समझ आया ना? देखो आगे देखो, एक तो लिखा मैंने कृत, एक लिखा मैंने कृति, और एक लिख दिया कृति। कृत माने क्या होता है? रचित। कृत माने क्या होता है? रचित। और छोटी क्या होती है? रचना। छोटी क्या होती है? और बड़ी कौन होती है? रचनाकार। रचनाकार कैसी होगी? तो कृत माने छोटी और बड़ी। अब ऐसे तो मैं शाम तक पढ़ाता रहूं तो ना खत्म हो, अंतिम बता रहा हूं, ध्यान से समझना। एक होता है चित्त, तय अधूरा। एक होता है चित्त, तय पूरा। और एक में अधूरा और एक पूरा। एक अधूरा और पूरा, आधा तो अधूरा ही हो गया। तो इसमें तय कैसा है और इसमें तय कैसा है? और एक अधूरा और एक अधूरा क्या होता है? ज्ञान। अधूरा क्या होता है? इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसको पूरा ज्ञान हो? नहीं। इसका मतलब ज्ञान कैसा होता है? अधूरा। इसमें तय कैसा आ रहा है? दो पहलवान कुश्ती लड़ते, एक पहलवान दूसरे पहलवान को पूरा कर देता है। पूरा क्या कर देता है? पीठ के बल, तभी तो चित्त होगा। तो तय कैसा है? पूरा। अब एक तय कैसा? कई लोग तय ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे, ये गलत होता है। कभी भी तय ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे लिखते हैं। इसको कहते हैं द्वित्व वर्ण। और आसमान आ जाएंगे तब इसको कहते हैं व्यंजन गुच्छ। क्या कहते हैं? व्यंजन। ये कैसे वर्ण है? द्वित्व वर्ण। और ये कैसे वर्ण है? व्यंजन गुच्छ। और ये कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। द और य से मिलके बन रहा है। छ, त्र, ज्या, द्य, ये किस में आते हैं? संयुक्ताक्षर या व्यंजन में आते हैं। अब इसमें एक तय कैसा? अधूरा और एक तय पूरा। एक लड़के की नई नई शादी हुई और उसकी लुगाई उसको छोड़ के भाग गई। एक के बिना दूसरा कैसा हो गया? एक के बिना दूसरा कैसा हो गया? क्या नहीं लगेगा? मुश्किल से तो शादी हुई बेचारी की और वो भाग और गई, तो उसके बिना वो कैसा हो गया? अधूरा। क्या नहीं लगेगा? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो अधूरा क्या होता है? ज्ञान। पूरा क्या होता है? और एक अधूरा और एक पूरा मन होता है। ये जितने भी उदाहरण हैं, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में कम समय में ये इतने से लिखाए। मैं अगर आपको 500 उदाहरण भी इस बोर्ड पर लिख देता तो 499 नहीं 500 के उत्तर सेम टू सेम जो के त्यों देते। अभी मैं आपको उपसर्ग पढ़ाऊंगा, उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे। आज तक आपने कितनी कोशिश करी उपसर्ग रटने की, याद हुए? कोई सिंगल खड़ा होके मुझे पूरे उपसर्गों को सुना सकता है क्या?
खूब कोशिश करी रटने की, बचपन से आज तक रटे गए। मैं 3 मिनट 47 सेकंड में सारे उपसर्गों को तोते की तरह बुलवाऊंगा और एक सिंगल विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो यूं कह दे कि मुझे याद नहीं है। कारण क्या है? रटते हो आप, और रटी हुई चीज कितना याद रहती है? थोड़ी देर, क्लास से बाहर निकलते ही भूल जाओगे। और समझी हुई चीज कब तक याद रहती है? जीवन भर तक। अभी एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, समझना, और उसके बाद आपकी पढ़ने की जो तरकीब है, पढ़ने का जो तरीका है वो बदल जाएगा, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अन्यथा आज तक कोई ऐसी कोचिंग ही पैदा नहीं हुई जो सिलेक्शन कराती हो। कभी भी सिलेक्शन पढ़ने से, कोचिंग पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन खुद के पढ़ने से होता है। कोचिंग केवल एक माध्यम होती है समय बचत के लिए, और उस चीज को शॉर्ट रूप में आप कैसे समझ सके। पढ़ाना खुद को ही पड़ता है, सिलेक्शन खुद के पढ़ने से ही होता है। ध्यान देना। अब खूब रटे आज तक। संस्कृत भाषा के तो बहुत सरल हैं, आराम से याद होंगे। मैं आपको बता रहा हूं हिंदी के और किसके, एक बहुत अच्छे से समझना, फिर आगे अपने टॉपिक पे, क्योंकि मैं ये चीज बताना बहुत जरूरी है। तब आपके पढ़ने का तरीका बदलेगा, फिर सिलेक्शन होगा। हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहले मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, फिर आपसे बुलवाऊंगा। ए, अद, अन, उ, ओ, उन। पहले हमने लिए 3 से बनने वाले 6। पहले कौन से लिए? 3 से बनने वाले 6। 3 से बनने वाले का मतलब, आप पहले ए लिखोगे तो ए से पहले 3 लिखना पड़ेगा। आप अद लिखोगे तो अद में ए से पहले 3 लिखना पड़ेगा। आप अन लिखोगे तो पहले 3 लिखना पड़ेगा। तो प्रारंभ में 3 आ रहा है, नहीं आ रहा सब में? तो 3 से बनने वाले कितने? 6। कौन कौन से? अब 3 का जोड़े से ए, अद, अन, ए, अद, अन, उ, ओ, उन। अब इसके बाद आएंगे नी पर, नी पर, बिन भर, नी पर, बिन भर, चिर सम, सम चिर, सम चिर। एक सम होता है संस्कृत का जिसमें मैं हलंत है, एक मैं पूरा। और इसके बाद आते हैं दू, 2, ती, 3, चौ, 4, पच, 5। अब मेरे पीछे बोलना, और देखो आप बिना देखे लिखोगे ज्यों के त्यों, एक सिंगल गलत नहीं हो सकता। बोलना मेरे पीछे। ए, अद, अन, उ, ओ, उन, नी पर, बिन भर, सम चिर, दूती, चौपच। पहले 3 का जोड़ा लिया, फिर 3 का, फिर 2 का जोड़ा लिया, और फिर 1-1 का। तो सबसे पहले कौन कौन से लिए? ए, अद, अन, उ, ओ, उन, नी पर, बिन भर, सम चिर, दूती, चौपच। कितने हो गए? ये हो गए नहीं हुए? अब आपको मैं इनको वैसे ही बता देता तो याद नहीं होते। अब आप बोलोगे धीरे धीरे और मैं लिखूंगा, और देखो याद हुए कि नहीं हुए। बोलो। ए, अद, अन, उ, ओ, उन, नी पर, बिन भर, सम चिर, दू, ती, चौ, पच। हुए नहीं हुए? रटे थे या समझे थे? और ये तो फिर भी चलो हिंदी के। अगर बात करें विदेशी भाषा के, और विदेशी भाषा में भी किसके? उर्दू, अरबी, फारसी के, जो सबसे कठिन माने जाते हैं। ध्यान देना, वो भी ऐसे ही याद होंगे। देखो मैंने लिखा बे और बा, दोनों का मतलब होता है सहित। बे और बा का मतलब क्या होता है? सहित। इसका विपरीत होता है बे, रहित। बैबा, बे बिला, बिला के बाद आता है बद। तो सबसे पहले कौन से लिए? बे वाले। कौन कौन से? बैबा, बे बिला, बद। बद का विलोम क्या होता है? खुश। एन का मतलब होता है ठीक। समझ आया? पहले कौन से लिए? बे वाले। कौन कौन से? बैबा, बे बिला, बद, खुश, एन। एन का मतलब ठीक।
अब आप कह रहे हो, मुझसे कह रहे हो क्या? गैर ना सर हम। आप कह रहे हो, मुझसे कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कि गैर ना सर हम फीस तो ला देंगे, फीस तो ला देंगे, दर को कर दो कम। सबसे पहले कौन से लिए? बे वाले। कौन कौन से? बेबा, बेबिला, बदखुश, एन। गैर ना सर हम फीस ला देंगे, दर को कर दो। ये किसके? अरबी या? तो मुश्किल से 1 मिनट लगी होगी इसमें। अब आप बोलोगे और मैं लिखूंगा, बोलो। बे बा, बे बिला, बद खुश, एन। आगे गैर ना सर हम फी ला दर कम। याद हुए नहीं हुए? रटे या समझे? ये आपने खूब कोशिश करी रटने की, रटे गए। अब 1 मिनट से ज्यादा लगी क्या? रटा या समझा? कोई भी चीज रटने की नहीं होती। जिस चीज को आज तक आप सबसे कठिन समझते आए हो ना, वो सबसे सरल लगेगी। अब ऐसे ही आपके तत्सम तद्भव शब्द हैं। अब तत्सम और तद्भव शब्द, इनकी संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 8.5 लाख शब्द हैं। आपको शायद 80 शब्द याद नहीं होंगे, और हमें पढ़ने कितने? 8.5 लाख। 8.5 लाख में से एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपको याद नहीं हो। सारे के सारे याद होंगे। वो भी मैं किससे याद कराऊंगा? सबको मैं सूत्र से। एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपको याद नहीं हो। हर चीज को क्या है, आसान बनाने का तरीका होता है। या तो आप उसको समझ के पढ़ लो या रट के। अब मान लो मैं 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में हिंदी पढ़ा रहा हूं। अब कितने सारे रचनाकार और उनकी कितनी सारी रचनाएं, हजारों में है कि नहीं है? और हजारों में कहीं ऐसे याद रखना संभव है क्या? कितना याद रखोगे? और कितनों के अलावा एक भी छोड़ भी नहीं सकते। सब रखनी पड़ेंगी, सब बतानी पड़ेंगी, सब लिखनी पड़ेंगी, सब ईस्वी सन के हिसाब से लिखानी पड़ेंगी। तो ऐसे कितना याद रख पाओगे क्या? तो उनको समझ के लिखना पड़ता है। आप में सब ने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास आज तक पढ़े नहीं पढ़े? सबने पढ़े। किसी को 5 उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के आज तक याद हैं क्या? है क्या? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे भारत देश का, कि हम हमारे उपन्यासों को, हमारे जो रचनाकार हैं उनकी रचनाओं को पढ़ते ही नहीं है। विदेश में चले जाओ, कोई भी विदेशी अगर उपन्यासकार होगा, उसके हर उपन्यास को बच्चा बच्चा पढ़ता होगा। लेकिन हमारे यहां पढ़ते हैं क्या? कोई नहीं पढ़ता। अपनी खुद की किताब नहीं पढ़ी जा रही, उपन्यासों की क्या चल रही है? क्यों? यही होता है, नहीं होता? आप में से किसी को भी 5 उपन्यास याद है पूरे मुंशी प्रेमचंद के? नहीं है ना? इसका कारण क्या है? पढ़े नहीं आज तक। सारे उपन्यास आपने पढ़े होंगे। 6ठी से लेके 12वीं तक उपन्यास नहीं आए मुंशी प्रेमचंद के? आए। क्यों नहीं याद? क्योंकि आपने रटा था उनको। और रटा क्या? ऐसे ही पढ़ा था। देखो अब समझना कैसे पढ़ना होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, ध्यान देना और आज समझ में आएगा। मैंने लिखा SPR के निर्मल गांव के GM है। SPR के निर्मल गांव के GM है। क्या ये एक लाइन याद नहीं हो सकती? क्या है लाइन? SPR के निर्मल गांव के GM है। एस का मतलब होता है सेवा सदन। क्या होता है? सेवा सदन। एस का मतलब सेवा सदन। सबसे पहला कौन सा है? सेवा सदन। दूसरा होता है प्रेम आश्रम। दूसरा क्या है? प्रेम आश्रम। आर माने रंगभूमि, के माने कर्म भूमि नहीं होता। इसके बाद का उपन्यास था इनका कायाकल्प। ये ऐसे नहीं है कि उपन्यास है, ये क्रम भी है। रंग सेवा सदन के बाद इसका इनका उपन्यास था सेवा प्रेम आश्रम। उसके बाद आया रंगभूमि। रंगभूमि के बाद आया कायाकल्प। इसके बाद कौन सा? निर्मला। कौन सा? गांव का मतलब गबन, के का मतलब कर्म भूमि, जी का मतलब
गोदान, अंतिम और अधूरा जो इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। कौन सा? मंगलसूत्र। अब कैसे लिखा? क्रम से भी है कि नहीं है? क्रम से भी है और सारे उपन्यास भी हुए नहीं हुए, तो इनको याद करने में कोई दिक्कत आई? एक ही लाइन में सारे आ गए और इसको अब जीवन भर भूलोगे क्या? क्यों? आपने इनको कैसे पढ़ा है? समझ के। और जो चीज समझ के पढ़ते हैं उसे कभी भूल सकते हैं क्या? तो हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है। जिसको आ जाता है वो सिलेक्शन ले लेता है, जिसको नहीं आता वो फिर से दोबारा से कोचिंग पे कोचिंग करता रहता है। तो इसलिए तरीका बदलो पढ़ने का, जिससे कि एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए, बार बार नहीं आना पड़े। तो आया समझ में? तो सिलेक्शन पढ़ने से होता है केवल या रणनीति से? तो पढ़ने से होता है क्या? कभी नहीं होता, क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी, मान लो आपके कितने फॉर्म भरे जाते हैं? 10, 12, 15 लाख। उनमें से मान लो 12 लाख नहीं पढ़ते, 3 लाख तो पढ़ते ही हैं। क्या उन 3 लाखों का हो जाता है क्या? नहीं होता। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तरीका पढ़ने का बदलो अगर सिलेक्शन लेना है तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अब ये देखो, जितने भी मैंने ये उदाहरण लिखे इनको भूलोगे क्या? क्यों? वजह क्या है? रटा है या समझा है? समझा है ना? अब आप कौन सी कंडीशन में आ जाओ? अंतिम कंडीशन में। अंतिम मतलब बुढ़ापे वाली में। बुढ़ापे में आके मनुष्य की स्थिति क्या होती है? महिलाओं की गर्दन हिलती है ऐसे और पुरुष की ऐसे। पुरुष कहता है कि बहुत दुनिया देख ली, अब नहीं जीना। महिला कहती है नहीं, अभी और जीऊंगी, अभी तो मुझे अपने बहू की प्राण और पीने हैं, मेरी सास ने मेरे खूब पिए थे। तो ये कंडीशन होती है। देखना जाके जब भी किसी बुजुर्ग बुढ़िया की, बुजुर्ग महिला की गर्दन हिल रही होगी तो उसकी ऐसे हिलेगी, और पुरुष की हिलती है बेचारा ऐसे करता है, नहीं भगवान उठा ले, बहुत है। तो ये कंडीशन में अगर आप पहुंच जाओ और उस कंडीशन में आके गलती से मैं कहूं मिल जाऊं आपको, तब भी मैं इनको पूछूंगा तो ज्यों का त्यों बताओगे जैसे आज बता रहे हो, आज पढ़ रहे हो। हर चीज का कोई ना क्या होता है? तरीका होता है, ऐसे नहीं होता। लिखो आगे। तो आज के बाद तरीका बदलोगे। सबसे कठिन विषय आप बताते हो साइकोलॉजी। मैं कह रहा हूं हिंदी सबसे सरल विषय साइको ही होती है। आप समस्या क्या आती है तो मुझको रटते हो, इस वजह से। लिखो। तो स्वरों की संख्या 11 और मात्राओं की संख्या 10 होती है। तो स्वर 11 है और मात्रा 10 होती है, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। साइको की खूब रट लेना तुम परिभाषा, खूब रट लेना। जब रट के परेशान हो जाओ तो फिर मैं बताऊंगा कैसे याद होगी। एक बार में एक ही परिभाषा नहीं, सारी परिभाषा ज्यों की त्यों याद होंगी। हर चीज का तरीका होता है पढ़ने का। लिखो आगे। मात्रा लिख दी, व्यंजन लिखो। व्यंजन आगे लिखो। व्यंजन। तो व्यंजन में समझाने की जरूरत थोड़ी रही, अब बता दिया, नहीं का अंतर आएगा। तो लिखो सीधी परिभाषा। व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों के सहयोग से, अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजन कहलाती हैं। जयराम जी की व्यंजन कहलाती हैं। लिख दिया। लिखो आगे। व्यंजनों की संख्या, फेफड़े वाली मत लिखो, अभी एक लिख दी ना, बहुत है, उससे ही समझ जाना, केवल नहीं है।
लिखो आगे, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कैसे होती है 33? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और 33 कैसे होती है? का से लेकर मां तक कितने वर्ण होते हैं? 25। इनको क्या कहते हैं? स्पर्श या स्पर्शी। ये बहुत बड़ी समस्या है, किताबों में उल्टा लिखा है बहुतों में, स्पर्श और स्पर्शी। तो ध्यान रखना, स्पर्शों की संख्या होती है 25 और स्पर्शी कितने होते हैं? 16। स्पर्श से उत्पन्न जब इन 25 को, जो का से लेके मां तक 25 वर्ण, इनको जब 3 भागों में बांटेंगे तो उसमें क्या आएगा? स्पर्शी आएगा। उसमें क्या आएगा? स्पर्शी आएगा। तो स्पर्शी होते हैं 16। जय 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 इनको कहते हैं स्पर्श संघर्षी, जिनकी संख्या होती है 4। जिनकी संख्या कितनी होती है? 4। और 5 होते हैं नासिक्य। 5 कौन से होते हैं? नासिक्य। कौन कौन से? अंग, या अणे, ने में। कितनी हो गई इनकी संख्या? तो जब 25 को 3 भागों में बांटेंगे तब उसमें आएगा स्पर्शी। स्पर्श होते हैं 25, स्पर्शी होते हैं 16। ये बात समझ आई? बहुत ध्यान रखना, इसमें बहुत बड़ी समस्या रही है। कुछ लोग इसमें उल्टा बताते हैं, स्पर्श बताते हैं 16 और स्पर्शी 25, जबकि ऐसा नहीं है। स्पर्श 25 और स्पर्शी 16 होते हैं। तो का से लेके मां तक कितने हो गए? 25। इनको क्या कहते हैं? स्पर्श। ये रे ले वे, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इन चारों को क्या कहते हैं? इनकी संख्या होती है 4। तो ये तो कहलाए स्पर्श, जिनकी संख्या थी 25। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। जिनको क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। और इसके अलावा तीनों से साथ में है। कौन कौन से हैं ये? बोल के बताना एक बार। से ऐसे नहीं होता है, सबका उच्चारण अलग होता है। इनको कहते हैं ऊष्म या संघर्षी। क्या कहते हैं इनको? ऊष्म या संघर्षी। संख्या कितनी हो गई? 25 हुई? नहीं हुई? तो का से लेके मां तक 25 वर्ण स्पर्श, 33। का से लेके मां तक कितने? 25, अंतस्थ 4 और ऊष्म भी 4, 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11। अब देखो, इनको ऊष्म या संघर्षी भी कहते हैं। इनका उच्चारण अलग अलग होता है। तीनों जो स हैं, हम इनको एक जैसे बोल देते हैं, से। उच्चारण में कोई अंतर आया क्या? नहीं, जबकि उच्चारण अलग होता है। जो ये पहला स है, ये बोला जाता है कहां से? तालु से। इसे तालव्य से कहते नहीं कहते? कहां से बोलता है? तालु से। कहां होता है तालु? जहां चिपक जाए गरम आलू, वहां होता है तालु। आप कई बार गरम गरम आलू खा जाते हो, और गरम आलू खाते हो तो सबके सामने थूक सकते हो क्या? क्या करोगे फिर? मुंह में ही घुमाओगे। जीवा को गरम लगेगा, वो कहां फेंकेगी? ऊपर। किस पे जाके चिपकेगा? तो जहां चिपक जाए गरम आलू, वहां होता है। तो पहले जो स है, इसको बोलेंगे तालु से। जीवा ऐसे होती है, जब इसको बोलेंगे तो जीवा ऊपर जाएगी। कैसे बोलेंगे? दूसरा बोला जाता है मूर्धा से। कहां होती है मूर्धा? तालु से लेके मसूड़े तक।
बीच का जो भाग होगा, अर्थात ऐसे कहूं मैं तालू और मसूड़े के बीच का जो खुरदरा भाग है उसे क्या कहते हैं? मूर्धा। कई बार आप गरम गरम चाय पी जाते हो और गरम चाय पीते हो तो एक खाल सी उपट के आती है, किससे आती है वो? मूर्धा से, उसे कहते हैं मूर्धा। और तीसरा जो दूसरा स है उसको बोलेंगे मूर्धा से, तो कैसे बोलेंगे? श। कैसे बोलेंगे? श। और तीसरा जो स है इसे बोलते हैं दांतों से। जीवा किसका स्पर्श करेगी? दांतों का, तब इसको बोलेंगे स। स। सीटी आती है नहीं आती? स। तो जीवा दांतों को छूने पे ही बोलेगा ये, अन्यथा अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा। स। तो तीनों का उच्चारण अलग होता है, स नहीं होता। तो का से लेके मां तक 25 स्पर्श, येरे लेवे 4 अंत, तीनों से और है ये 4 ऊष्म या संघर्षी। व्यंजनों की संख्या, तो वर्णों की संख्या कितनी होगी? 44। तो नोट लगाओ, नोट लगा के लिखो विशेष, और विशेष करके लिखो विशेष, और विशेष करके लिखो हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। लेकिन कुल वर्णों की संख्या, लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णों की संख्या 44 होती है और कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कैसे होती है 52, ये समझना। अब देखो इसमें भी कई पुस्तकों में कुल वर्णों की संख्या 44, कई में 46, कई में 47, कई में 48, कई में 52, कई में 56 भी लिखी मिलेगी। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, वर्णों की संख्या पूछे 44, कुल वर्णों की संख्या पूछे 52, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 52 मानी है। हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार भी कुल वर्णों की संख्या 52 मानी है और वर्तमान समय में कुल वर्णों की संख्या भी 52 ही मानी जा रही है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। कैसे होती है 52? स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन कितने लिखे थे अभी? 33। तो वर्णों की संख्या तो कितनी हो गई? 44। लेकिन हम क्या पढ़ रहे? कुल वर्ण। 2 होते हैं अयोगवाह। 2 क्या होते हैं? अयोगवाह। और 2 अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं अयोगवाह। कौन कौन से? अंग और ए। अयोगवाह, ए माने नहीं, योग माने जोड़ा जाए, वाह माने जिनको, जिन्हें ना तो स्वरों में जोड़ा जाए और ना ही व्यंजनों में जोड़ा जाए, लेकिन कुल वर्णों में जोड़ा जाए, वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। 2 होते हैं उत्क्षिप्त। 2 कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये उत्क्षिप्त ही है। 2 उत्क्षिप्त कौन कौन से होते हैं?
कौन से होते हैं? डे और डे नहीं है, ये अड और अड है ये। अगर इनके नीचे बिंदी नहीं लगी तो इनका उच्चारण होगा डे और डे, और अगर इनके नीचे बिंदी लग गई तो इनका उच्चारण होगा अड और अड। क्या होगा? अड और अड। बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। दो होते हैं उत्क्षिप्त, अड और अड। अब कब इनका प्रयोग किया जाता है, कब नहीं किया जाता, ये बहुत बड़ी समस्या है। मान लो मैंने लिख दिया रोड और एक लिख दिया मैंने रोड, कौन सा सही है? ऊपर वाला या नीचे वाला है? ऊपर वाला गलत होता है, नीचे वाला सही होता है। डे और डे के नीचे कब बिंदी आएगी, कब नहीं आएगी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज तक किसी भी किताब ने ये नियम बनाया ना दिया ना बताया कि कब इनके नीचे बिंदी आती है, कब नहीं आती। और परीक्षा में प्रश्न आते हैं, शब्द शुद्धि सिलेबस में है कि नहीं है, और प्रश्न आता है। षडानन पूछा गया था, क्या पूछा था? षडानन पूछा था, और शब्द शुद्धि में पूछा था कि षडानन का शुद्ध रूप क्या होगा। तो कौन सा षडानन सही है, ऊपर या नीचे? ऊपर वाला सही होता है, नीचे वाला गलत होता है। अब इनके नीचे कब बिंदी आती है, कब नहीं आती, ये नियम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डे और डे के नीचे बिंदी 5 कंडीशन में नहीं आती। अगर इनका प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती। डमरू, ढोलक, ढक्कन, डपली, डोर, ढोर, तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। यदि इनका प्रयोग इनसे पहले किसका प्रयोग हो जाए, अनुस्वार का, तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। पंडित, पंडा, डंडा, तो इनमें बिंदी आएगी, तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी अनुस्वार के कारण। अनुस्वार बनता है पंचम वर्ण का, इनसे पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो भी इनके नीचे बिंदी नहीं आती। पंडित वगैरह जो भी लिख रहे हो तो पंचम वर्ण बना के भी लिख सकते। अगर इनका प्रयोग तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी, और इनका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में हो जाए तो भी इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। यदि डे और डे बिना बिंदी के या फिर अड और अडे बिंदी के साथ हैं, तो डे और डे को अगर लिखेंगे तो इसका बनेगा डी और इसका बनेगा डी एच। अगर ये बिंदी के साथ आ गई तो इसका बनेगा आर और इसका बनता है आर एच। जैसे आपने अभी लिखा था रोड, तो रोड में डे के नीचे बिंदी क्यों नहीं लगाई? क्योंकि इसका क्या बनता है, डी बनता है। ये किसका शब्द है, अंग्रेजी भाषा का, तो इसके नीचे बिंदी आएगी क्या? नहीं आएगी, डी बन रहा है। मान लो मैंने लिख दिया यहां भीलवाड़ा, क्या लिख दिया, भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा से कौन कौन है तो देख के लिखना पड़ेगा फिर तो। भीलवाड़ा वाले देखो मैं सही लिख रहा हूं क्या, BHILWADA, गलत है, क्यों, क्या आएगा, RA क्यों आया, DA क्यों नहीं आया? क्योंकि क्या आ रही है नीचे, बिंदी। अब लोहागढ़ से कौन कौन है, लोहागढ़ वाले, ध्यान से सुनना। अब लोहागढ़ वालों तुम देखना सही लिख रहा हूं क्या मैंने लिखा लोहागढ़, और लोहागढ़ में लिखूंगा अंग्रेजी रूपांतरण तो LOHAGADH, सही है क्या? नहीं है तो क्या लिखूं फिर, RH क्यों आया, DH क्यों नहीं आया? क्योंकि क्या आ रही है, तो अगर बिंदी नीचे है तब तो ये किसके साथ आएंगे, R और RH, और इनके नीचे बिंदी नहीं है तो क्या लिखा जाएगा, D और DH। बहुत सारी बातें हैं इसकी जिसको बहुत ध्यान से समझना है, लेकिन जब मैं आपको व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा तो इसमें ये सारी बातें बहुत विस्तार से, और इनके नाम भी अलग अलग हैं। इनको उत्क्षिप्त भी कहते हैं, क्योंकि उत्क्षिप्त माने होता है फेंका हुआ। जीवा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें फेंक रही हो, इसलिए इनको क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त। इन्हीं को कहते हैं ताड़न जात। ताड़न माने क्या होता है, निकालना या भगाना, जात माने जाति से। जीवा ऐसा महसूस कराती है जैसे अपनी जाति से निकाल रही हो, भगा रही हो, इसलिए इनको कहते हैं ताड़न जात। इन्हीं को कहते हैं द्विगुण, क्योंकि डे की अपेक्षा इनमें 2 गुना समय लगता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, द्विगुण। एक तो बोलो डे डे और एक बोलो अड अड, तो डे की अपेक्षा 2 गुना समय नहीं लगा, इसलिए इनको क्या है, द्विगुण भी कहते हैं।
और इनके उच्चारण में जीवा कैसे होती है, ऐसे जब इनको बोलते हैं तो जीवा ऐसे मसूड़े को छूती है और फिर ऐसे फेंकती है। तो ऐसे घूम के जब मसूड़े को छुएगी तो कितने पृष्ठ हुए? 2, इसलिए इनको द्विपृष्ठ भी कहते हैं। 4 नाम है, उत्क्षिप्त, ताड़ंजा, द्विगुण और द्विपृष्ठ। हाँ, बांसवाड़ा में भी आता है आरे। तो उत्क्षिप्त मतलब अड और अड। 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन से? श, त्र, ज्या, छ, क्षेत्र, ज्या और श्र। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। इनको कुल वर्णों की संख्या करी तो कितनी हो गई? गिन के देखो, 52 हुए नहीं हुए? तो 6, त्र और ज्या ये किस किस से मिलके बनते हैं, इनका भी ध्यान रखना। और श्र 6 मिलके बनता है किससे? अधूरा क और पूरा से। त्र किससे मिलके बनता है? अधूरा तय और र। ज्या किससे बनता है? ज और या से। और सिर किससे मिलके बनता है? से और रे से। छाप दो इसको जो कहते हो गई। 52 नहीं हुई? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 और कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। याद रहेगा ये? छाप दो और एक प्रश्न लिखो। अब छाप दिया? एक प्रश्न लिखो। अरे 2 घंटा भारी तो नहीं लगते? पक्का? ये क्या है, थोड़ा मैं वर्ण विचार ये थोड़ा सिलेबस में है नहीं, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको खींचने के चक्कर में थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है। लेकिन 2 दिन बाद में बोर नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कब 2 घंटे निकल गए। ऐसे ही निकल जाएंगे हवा में ही, घबराना मत। थोड़ा सा क्या है, ये वर्ण विचार थोड़ा सा बोरिंग होता है, इसलिए थोड़ा सा आपको समस्या आ रही होगी। छाप दिया? लिखो प्रश्न लिखो एक। यदि हिंदी वर्णमाला में से संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए, यदि हिंदी वर्णमाला में से संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए तो वर्णों की निश्चित संख्या होगी। तो वर्णों की निश्चित संख्या होगी। पहला विकल्प लिखो 40, दूसरा 44, तीसरा 48 और चौथा 52। यदि
उत्तर इसका देना हो तो क्या दोगे? यदि इसका उत्तर देना हो तो क्या दोगे? तो किसको हटा दिया जाए? संयुक्त व्यंजन। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4। कौन कौन से? क्षय, त्रय, ज्या और सृ। लेकिन कामता प्रसाद गुरु संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 मानते थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने सारे बदलाव हो चुके अब तक, तो इसलिए वर्तमान समय में संख्या कितनी है? 4 है। 3 नहीं बतानी, 4 बतानी है। तो यदि हिंदी वर्णमाला में से संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए तो वर्णों की निश्चित संख्या कितनी होगी? 44। 44 क्यों होगी? क्योंकि वर्णों में संयुक्त व्यंजन गिने थे क्या? यही समस्या आपके पेपर में भी आपसे होती है। आप प्रश्न को नहीं समझते, उससे पहले उत्तर देने की जल्दबाजी करते हो। अगर प्रश्न समझ आ जाए तो उत्तर में कोई समस्या ही नहीं आती। समस्या आती है प्रश्न ना समझने पे। स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है यदि वर्णों की संख्या, कुल वर्ण था क्या? अब आप एक बात बताइए, वर्णों की संख्या में स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? कहीं भी संयुक्त व्यंजन आए क्या? अब जब दे ही नहीं रहे हो तो लोगे कैसे? हैं? जब आपने इसमें जोड़े ही नहीं तो घटाओगे कैसे? वर्णों में आए थे क्या? कुल वर्णों में आए नहीं आए? तो कुल वर्णों में पूछता तभी तो होता 48। यहां तो केवल वर्ण पूछा है, तो जब जोड़े ही नहीं तो घटाएंगे क्या? नहीं। अनेक प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न और बन सकता था, यदि हिंदी वर्णमाला में से अयोगवाह वर्णों को हटा दिया जाए तो वर्णों की निश्चित संख्या होगी, वही कुल वर्णों की संख्या होगी 50। जाए और जाए, जाए ये नहीं होता, गलत होता है, जाए होता है। चाहिए जो लिखते हो ये गलत होता है, चाहिए नहीं होता, शब्द शुद्धि में आया हुआ है, ये चाहिए होता है। वो तो शब्द शुद्धि में ये सारी चीज बताऊंगा मैं। तो ये बात समझ आई नहीं आई? तो प्रश्न को ध्यान से समझना होता है, उत्तर अपने आप आ जाता है, क्योंकि विकल्पों में ही क्या होता है? उत्तर छुपा होता है। कोई अलग से लिखना पड़ता है क्या? नहीं, वहीं पे आपका प्रश्न होता है और वहीं क्या होता है? उत्तर होता है। और फिर भी आपसे गलत क्यों होता है? क्योंकि आप उसको समझते नहीं प्रश्न को। कई बार तो ऐसे महानुभाव होते हैं कि नहीं और है ही नहीं पढ़ते, पहले ही उत्तर दे देते हैं, सामने ये नहीं देखते कि क्या लिख रहा है या नहीं है। आपके साथ नहीं होता क्या ऐसा? कई बार पूछ रहा है नहीं और जल्दबाजी में है कर दिया। जब भी नहीं और है का उत्तर देना है रेखांकित करके दो, बिना रेखांकित करके दोगे गलत होगा। तो हर चीज को थोड़ा ध्यान से और अच्छे से समझना। तो यहां तक समझ आया? तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की चर्चा करेंगे कल।